नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित 5 सदस्यीय आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह का बड़ा बयान। राज्य सरकार की गठित कमीशन की पहली मीटिंग हुई। हमें ये देखना है कि कार्यप्रणाली कैसे शुरू की जाए, क्या क्या कार्यप्रणाली अपनाई जाए। हमें 2.5-3 महीने में रिपोर्ट भेजनी है। यूपी के सभी जनपदों में हम जाएंगे, वहां रेवेन्यू ऑफिसर्स के माध्यम से डाटा लेंगे। हम जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे। हम दूसरे प्रदेशों की कार्यप्रणाली को भी देखेंगे, जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेंगे। पूरी प्रणाली को पूरा करने में 5 से 6 महीने का समय लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने में हमारी रिपोर्ट सौंपी जाए। सरकार ने हमें 6 महीने का समय दिया है। विपक्षी पार्टियों ने जो सवाल उठाए थे उनकी बात सुनी जाएगी। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेताओं की बात सुनी जाएगी। हम जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ समस्या सुनेंगे। ट्रांसजेंडर को लेकर आरक्षण की समस्या पर भी बात की जाएगी। कमीशन की पहली मीटिंग हुई है और हमें अभी फिलहाल ये देखना है कि इसकी कार्यप्रणाली क्या अपनाई जाए, किस तरह से इसका कार्य संचालन किया जाए। अभी डिस्कशन जारी है। रोज ही करीब करीब मीटिंग होकर इसका होगा, किस तरह से आगे चले, क्या क्या कार्य प्रणाली अपनाई जाए, किस तरह से सब काम हो। और हमें 2.5-3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसके बाद फिर इस पर फर्दर जो भी फॉलो अप एक्शन होंगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करें। यूपी के सभी जनपदों में हम जाएंगे, कमिश्नर स्टेज पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी सब। वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स से संपर्क करके और उनकी सहायता लेकर हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। और डाटा कलेक्ट करने के बाद जो भी हमें सूचनाएं की आवश्यकता होगी उनके माध्यम से लेंगे। आज कमीशन की पहली मीटिंग हुई है और हमें अभी फिलहाल ये देखना है कि इसकी कार्यप्रणाली क्या अपनाई जाए। ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित 5 सदस्यीय आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ओबीसी आरक्षण आयोग के चेयरमैन राम अवतार सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ अहम कहा, वो सुनवाते हैं आपको। हाईकोर्ट ने ओबीसी के नोटिफिकेशन को रद्द किया था, जिसके बाद जो है एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग के चेयरमैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बड़ी चुनौती है, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, कैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर आप जिले जिले में जाएंगे? हम यही इसी पर डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी स्टेट में को कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे इसमें सारी जो गलतियाँ या होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए। बहुत बड़ी स्टेट है और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, तो उसको कैसे किया जाए ये इसी पर डिस्कशन चल रहा है। नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद त्वरित सरकार ने आयोग का गठन किया है। आयोग की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कब तक ये जो रिपोर्ट है सरकार तक, शासन तक सौंपेगी? आयोग सरकार तो चाहती है कि 3 महीने में रिपोर्ट आ जाए। अब कोशिश की जाए कि 3 महीने में भाग दौड़ करना, ये थोड़ा कई बात। बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत समस्याएं हैं। सभी को कुछ नई नई समस्याएं निकल के आएंगी, उस समय देखेंगे उस समय क्या करना है। सर, पूरे प्रदेश से ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम आपत्तियां आई थी। ऐसे में किस तरीके से जिलों में जाकर आप कैसे लोगों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे? क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है? जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और अधिकारियों से मिलेंगे। अधिकारियों से तो हमें सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते सब काम। तो उनका स्टाफ होगा, वही सब उन्हीं से कलेक्ट कराएंगे इन्फॉर्मेशन जो भी होगी। सर, इससे पहले नगर निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, वहां पर भी ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसा ही मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, तब जाके वहां चुनाव हुआ। तो क्या माना जाए कि आप लोग जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सर्वे करेंगे तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ, कैसे वहां पर आरक्षण लागू किया गया, महाराष्ट्र में कैसे हुआ, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा? हाँ, दूसरी स्टेट्स में किस तरह से क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उसको सबको देखेंगे, पढ़ेंगे। जिलों में आम जनता या जनप्रतिनिधि अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या ईमेल आईडी या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा? मीटिंग की जाएगी वहाँ इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी कमेटी जाएगी वहाँ, वो उनसे मिल सकते हैं आप और अपनी समस्याएं रख सकते हैं। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में अलग अलग जाकर जो है जो आयोग का गठन किया गया है वो जिलाधिकारियों से संपर्क साधेंगे, जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधेंगे। उसके बाद ही वो रिपोर्ट 3 माह के अंदर तैयार की जाएगी और रिपोर्ट तैयार करने के बाद शासन को भेजी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।
चंदौली पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सेना का मनोबल काफी ऊंचा है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं। हमारे सेना ने बराबर शौर्य का परिचय दिया है, सेना की सराहना जितनी भी की जाए कम है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते रहें, राहुल गांधी के संबंध में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है। हमने फैसला किया है कि 68% हथियारों की खरीद दूसरे देशों से नहीं करनी है, बल्कि अब भारत में ही हथियारों का निर्माण किया जाएगा। भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत ये निर्णय लिया है। अब सारे बड़े टैंक, गोले, मिसाइल देश में ही बनेंगे। हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के फैसले के अंतर्गत ही ये तय किया है कि अब सारे ये बड़े बड़े टैंक, गोले, मिसाइल्स, एमिनिशंस, यह सब जो बनेंगे भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत के लिए बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। सर, एक कोरोना को लेकर के फिर देश चिंतित है, क्या स्थिति है और सरकार कितनी तैयार वैसे है? इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सजगता दिखाई है और इसके पहले भी जिस तरह से उन्होंने त्वरित कुछ फैसले किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज ये जो वैश्विक स्तर के संगठन हैं वो भारत की भूमिका की सराहना कोरोना के पैंडेमिक के चैलेंज को मीट आउट करने में जो हमारी सरकार ने किया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है और जो भारत 2014 में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आता था, अर्थव्यवस्थाओं में आता था, दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया है। और हम लोगों ने लखनऊ में बिगड़ते मौसम को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक घना कोहरा रहने की संभावनाएं हैं। तो 2022 में यूपी पुलिस की उपलब्धियां क्या-क्या रहीं? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। तो वाराणसी, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया। कमिश्नरेट सिस्टम स्थापित होने के बाद पुलिसिंग में बड़ा बदलाव किया गया। पीजी पोर्टल पर लखनऊ में 98.59% शिकायतों का निस्तारण किया गया। आईजीआरएस पोर्टल पर गौतम बुद्ध नगर में 97.50% शिकायतों का निस्तारण किया गया। भारत सरकार पीजी पोर्टल 98.80% शिकायतों का निस्तारण किया गया। कानपुर में आईजीआरएस पर 97.53% शिकायतों का निस्तारण हुआ। भारत सरकार के पीजी पोर्टल पर आई शिकायतें 98.05% निस्तारित हुई। वाराणसी में आईजीआरएस पर 96.44% शिकायतों का निस्तारण हुआ। भारत सरकार के पीजी पोर्टल पर 97.97% शिकायतें निस्तारित हुई। इसी के साथ 2020 से साल 2022 तक संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लखनऊ में जहां 392 अपराधियों पर कार्रवाई हुई, गौतम बुद्ध नगर में 274 अपराधियों पर कार्रवाई हुई, कानपुर में 408 अपराधियों पर कार्रवाई हुई, वाराणसी में 454 अपराधियों पर कार्रवाई हुई। लखनऊ में अपराधियों की 489 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों की 175 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। कानपुर में अपराधियों की 71 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। वाराणसी में अपराधियों की 24 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साल 2019 की अपेक्षा 2021 में अपराधों में कमी आई। हत्या, लूट, डकैती, वाहन चोरी, बलात्कार के मामलों में कमी आई। माफियाओं के खिलाफ 3998 मुकदमे दर्ज किए गए। 50 लाख जाली मुद्रा बरामद की गई। जाली मुद्रा के मामले में 125 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तमाम बड़ी उपलब्धियां इस 2022 में रही हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही हैं वो आपको बताया है। गाजियाबाद के नंदग्राम के वार्ड नंबर 6 और 11 में लोगों की सहूलियत के लिए एक नाले का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है जो महज चंद महीनों में ही ढह जाएगा। इसकी रियलिटी चेक करने पहुंचे न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता जितेंद्र गौतम ने वहां के लोगों से भी बातचीत की है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ही अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार करते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ मामला गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके का है। तस्वीरों के साथ शुरुआत करूंगा। इस वक्त यहाँ पर एक नाला बनाया जा रहा है और उन नाले बनाने की प्रक्रियाओं को मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर जो ईंटें हैं वो पूरी तरह से पीली हैं और दूसरी ओर अगर इस तरफ की मैं बात करूं तो यहाँ देखेंगे कि नाले में पानी लगातार बह रहा है और इसके बावजूद
काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ पे मोहल्ले के लोग बागों को, पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पा रही है। पिछले 1-1.5 महीना हो गया इस प्रोसेस को चलते चलते। पीली ईंटें लगी हुई हैं, कोई पक्का काम नहीं हो पा रहा है। बड़ी दुख की बात है, बड़ी मुश्किल से काम हो पाता है मलिन बस्तियों में। पार्षद जी तो ऐसे ही हैं, यहाँ हमारा 2 टुकड़ों में बटा हुआ वार्ड है ये। एक आता दूसरे के सिर पर टोपी रखता है कि ये उसका आता है, वो कहता वो नहीं कर रहा, वो कहता वो नहीं करता है। तो 6 और 11 वार्ड होते हैं हमारे यहाँ। विधायक हमारे यहाँ सुपरस्टार हैं। विधायक तो इतने अच्छे हैं, बेचारे पजामा ऊपर को करते हैं जैसे महिलाएं कपड़े अपने ऊपर को उठा करके, और वो लंबी डिग कर निकल जाते हैं। पूरा चुनाव हो गया, यहाँ विधायक सुनील शर्मा जी अभी तक आने का काम किया नहीं है। जब तक यहाँ की जनता किसी भी एक पार्टी को वोट करती रहेगी, हमें वोटिंग ही बंद कर देनी चाहिए। यहाँ विकास होना अपने आप शुरू हो जाएगा भाई। नाले के नाम पे 5 साल के बाद एक बार बना था, उसके बाद से 4 साल हम गड्ढे में जिए। ये सरकार ये कहती रहेगी कि हम रोड बनाएंगे। शिकायत किससे कर, कोई नजर तो आए। नगर निगम ऑफिस जाओ तो यहाँ उस ऑफिस जाओ, उसमें जाओ, वहाँ होएगी, यहाँ होएगी। जब कोई सुनने के लिए बैठा हो कि कहीं भी हम जगह अपनी शिकायत कर सके, वहाँ तो करेंगे। बिल्कुल गंदगी में रह रहे हैं हम तो। यहाँ पे इलेक्शन के समय पे सब आते हैं, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, हम नाले बनवाएंगे, हम रोड बनवाएंगे, लेकिन हमें कोई विकास मिलता ही नहीं है। हम तो कई साल से बात कर रहे हैं, सब आगे बोल जाते हैं कि हम जी आपके बच्चों को ये कराएंगे, वो कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा विकास होता है। आज भी यहाँ पे नाले बनने, पीली ईंट लग रही है यहाँ पे। बताइए आप, आरसीसी का रोड पास हुआ होगा, ये मतलब नाले, लेकिन यहाँ पे पीली ईंटें लगाई जा रही हैं। सीमेंट भी वो लगाया जा रहा है यहाँ पे जिस पे कोई नाम ना कुछ है। वाइट सीमेंट आ रहा है, कट्टों में पैक हो गए, हमें क्या पता क्या लगा रहे हो। इस तरह के हालात यहाँ पर हैं और सामने से नाला बनता हुआ आ रहा है, लेकिन पानी के जल की निकासी के लिए कोई भी टेम्परेरी इंतज़ाम जो है यहाँ पर नहीं किया गया है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक और तो लगातार योगी सरकार उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर लगाम कस रहे हैं जो इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। एक तरफ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 और G20 सम्मेलन को लेकर लखनऊ जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन 10 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा 11 फरवरी को गृह मंत्री और 12 फरवरी को राष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कार्यक्रम में 20 से ज्यादा देशों से लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट में प्रतिभाग करने वाले सदस्यों को ठहरने के लिए होटल आरक्षित किए जा रहे हैं। शीतलहर संबंधित कार्यों को भी पूरा कर लेने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम इतने बृहद स्केल पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कई देशों से अगर लोगों की संख्या देखी जाए तो टोटल 10,000 फुटफॉल यहाँ पर होने की संभावना है। और हम लोग सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में अभी वार्ता हो रही है और वो सब लोग हम मिलके बहुत अच्छी इमेज लखनऊ की और यूपी की विश्व के पटल पर बने, ऐसी कोशिश करेंगे। अभी उसके इमीडिएटली बाद जो यूपी को और लखनऊ को एक विशेष अवसर प्राप्त हुआ है G20 का सम्मेलन, उसकी मीटिंग्स कराने का। तो यहाँ पर लखनऊ, आगरा और बनारस में जो मीटिंग्स होंगी, तो लखनऊ की मीटिंग उसके इमीडिएटली बाद है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से, तो वो लगभग कंटिन्यूटी में रहेगा। बढ़ते आगे, जहां गौतम बुद्ध नगर के नोएडा के सेक्टर 63 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर सैकड़ों छात्रों से करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि सेक्टर 63 के D ब्लॉक में एक ऑफिस खोलकर MBBS में दाखिला दिलाने के लिए फोन, मैसेज और इंटरनेट के माध्यम से संपर्क करते थे और ऑफिस बुलाकर छात्रों की काउंसलिंग कराई जाती थी, जिसके बाद छात्रों को सरकारी MBBS कॉलेज में दाखिला कराने के लालच देकर छात्र से 15 से 30 लाख रुपए लिए जाते थे। जब छात्र अपना दाखिला कराने कॉलेज जाते थे तो छात्रों को अपने साथ हुए फर्जीवाड़े का पता चलता था।
बागपत में पुलिस ने 8.5 टन चावल से लदा कंटेनर के लूट की घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर यमुना पुल के पास लूटपाट की गई थी, जिसमें कार सवार लुटेरे चावल से लदा कंटेनर लूट कर ले गए थे। बुलंदशहर में हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है, जहां से भारी मात्रा में तमंचे बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री संचालक शाहिद को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अन्य साथी मौके से फरार हो गए। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में चल रही थी ये फैक्ट्री। गोरखपुर जीआरपी ने आज ट्रेन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर ट्रेन में चोरी की गई सामानों को बरामद कर लिया है। यह खुलासा एसपी जीआरपी अवधेश सिंह ने खुद किया है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। – 2022 के समापन और 2023 के आगमन को लेकर पूरा देश जश्न मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय होने के वजह से रेलवे प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की सघन तलाशी की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सघन तलाशी कर अपनी हनक दिखा रहे हैं। तो वहीं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी ली है। आज 9 वर्ष की पूर्व संध्या पे हम लोग पूरे प्लेटफार्मों पे और ट्रेनों को चेकिंग कर रहे हैं। चले आने वाले राहगीरों के साथ कोई घटना घटित न हो तथा सतर्क दृष्टि रखा जाए। किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना न हो जिससे जी हमारे यात्रियों को असुविधा हो। उसी के तहत हम लोग सुरक्षा के तहत ये चेकिंग कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति हमारी पुलिस सतर्क है। किसी प्रकार कोई अपराध घटित होता है तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हैं और आने जाने वाले राहगीरों से अवगत भी कराते रहते हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनके प्रति लोग सजग रहें। अगर कोई भी अपराध घटित होता है तत्काल जीआरपी को अवगत कराइए, आरपीएफ को अवगत कराइए। तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाती है। आज 9 वर्ष की पूर्व संध्या पे हम लोग पूरे प्लेटफार्मों पे और ट्रेनों को चेकिंग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस ने 3 वाहन चोर अरेस्ट किए हैं। चोरी की 13 बाइक बरामद की गई है। एसएसपी ने टीम को 25,000 का इनाम दिया है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। जनपद की खतौली पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ 3 वाहन चोर को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां चोरी की हुई करीब 13 बाइकें बरामद भी हुई हैं। गाजीपुर से अब खबर, जहां ओम प्रकाश राजभर का सपा बीएसपी पर बड़ा हमला। जहां सपा बीएसपी दलितों पिछड़ों का दुश्मन है, राजभर की तरफ से बड़ी बात कही गई तो सपा पोस्टर का उन्होंने जवाब दिया है। बोले हैं कि कड़वी सच्ची बात सीना ठोक कर उठाता हूं। विधायक पल्लवी पटेल के बयान पर भी राजभर ने पलटवार किया है। लिखा है कि परिवार की फूट विनाश का कारण बनती है। अखिलेश यादव और मायावती के दोनों खुद आपस में दुश्मन हैं। बड़ा निशाना ओम प्रकाश राजभर ने सभी पर साधा है। किस तरीके से उन्होंने, चाहे फिर वो पोस्टर विवाद हो या बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी पर निशाना साधते हुए तंज लहजे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने तंज कसा है सभी पर, जहां उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती से कहा है कि दोनों खुद आपस में दुश्मन हैं। ओम प्रकाश राजभर इसी दौरान तल्ख लहजे में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। उन्होंने कहा कि राजभर
पर पलटवार करते हुए कहा कि परिवार की फूट ही विनाश का कारण बनती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।